हाँ जी, तो अभी देखिए कि हमें डिस्कस क्या करना है। डिस्कस द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 1919 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसको डिस्कशन कर रहे हैं अभी हम। इसको आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1999 के नाम से भी याद रख सकते हो। कुल मिला के जब भी 1919 पूछे ना 1919 पूछे, चाहे फिर वो आपसे मॉन्टेग्यू पूछ ले, चाहे वो आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूछ ले, करके आपको यही क्वेश्चन आना है। तो ये ना भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये रिफॉर्म्स योजना भी इसको बोला, रिफॉर्म्स की योजना है जिसके अंदर ना भारत रिस्पॉन्सिबल और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का स्थापना करने का प्रयास किया था। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट भी कहा जाता है। इसका ना ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नामकरण का भी मुख्य कारण इसी योजना का ही है। मॉन्टेग्यू जो था वो उस समय भारत का सचिव था और चेम्सफोर्ड क्या था, वायसराय थे। अब देखो, मार्ले मिंटो कौन था, गवर्नर जनरल था। मॉन्टेग्यू कौन है, सचिव है। इतना तो क्लियर हो गया। अब क्या क्या चीजें सामने आई, तो ये जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड है ना, इनके सुधार के कारण क्या थे कि भाई सबसे पहली तो बात है कि जो मिंटो मार्ले सुधार हुआ तो उसमें असफलता थी। जब मार्ले मिंटो आया था 1909 में, उससे क्या है, भारतीय कुछ लोग भारतीय संतुष्ट नहीं थे, तो इसको इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो ये एक्ट आया। दूसरा क्या है, जो पॉलिटिकल जो भी आंदोलन वगैरह होते थे उनसे उनसे भी सेटिस्फिकेशन नहीं थी, ठीक है, तो ये एक्ट बनाया। ब्रिटिश सरकार की सहायता करने के लिए, भारतीयों की ब्रिटिश सरकार को सहायता करने के लिए ये एक्ट बनाया गया। इन्होंने क्या बोला कि 1909 और 1918 के बीच में भारतीय जनमत जो था वो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट था, लेकिन जब फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ तो उसके दौरान भारतीयों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार की सहायता की, जिससे ब्रिटिश सरकार अत्यंत प्रभावी हुई और उसके बाद में उन्होंने क्या है, भारतीयों के प्रति एक उदारवाद अपनाते हुए ये एक्ट बनवाया। फिर अगस्त 1917 के अंदर भारत के जो सचिव थे मॉन्टेग्यू, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत के प्रति इंग्लैंड की भावी नीति की घोषणा करते हुए ये कह दिया कि ब्रिटिश सरकार का जो ऑब्जेक्ट है वो भारत के उत्तरदायी और रिप्रेजेंटेटिव सरकार की स्थापना करना है। इस योजना के पश्चात भारत का सचिव मॉन्टेग्यू एवं गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड द्वारा भारत का दौरा किया गया। दौरे के अंदर क्या था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा उसको रिपोर्ट पेश करनी थी। अब सीधी सी बात है, रिपोर्ट पेश होगी, भारत का दौरा किया, रिपोर्ट पेश करी, तो जब रिपोर्ट पेश होगी तभी तो बिल तैयार होगा ना। फिर वहां पे उन्होंने क्या है, ये जो बिल पारित हुआ ये 1919 था, ठीक है। फिर उन्होंने ये जो आपके विधेयक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड थे, इसने इनके ये सारा जो भी इन्होंने परिश्रम किया ना उसी का ही परिणाम था ये, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से क्या है, विख्यात हुआ। मेन प्रोविजन क्या थे, तो मेन प्रोविजन में गृह सरकार से संबंधित प्रोविजन किए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजन किए गए, जो भी प्रांतीय सरकारें थी उनसे रिलेटेड प्रोविजन किए गए, ठीक है। तो जब गृह सरकार की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या था कि भारत का सचिव और उसके कार्यालय के खर्चे भारतीय कोष की बजाय इंग्लैंड कोष में डाल दिए जाएं। पहला तो इन्होंने ये करा। दूसरा क्या है, प्रांतों के जो भी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके ऊपर भारत सचिव के नियंत्रण को कम कर दिया जाए, केवल कुछ ही विषयों पर उनका कंट्रोल रखा जाए। इंग्लैंड के अंदर जो भारत सचिव की जो काउंसिल थी उसके गठन में भी बहुत सारे चेंजमेंट किए गए। काउंसिल के सदस्यों के सेवा काल में भी कमी करते हुए उनके सैलरीज को बढ़ा दिया गया। पहली बार हाई कमिश्नर की अपॉइंटमेंट हुई। भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और स्टेट इन काउंसिल की व्यवस्था की गई। सेंट्रल से रिलेटेड क्या क्या प्रोविजन किए गए, तो एक तो केंद्रीय कार्यकारिणी बनाई, केंद्रीय विधानमंडल बनाया, ठीक है। जो केंद्रीय कार्यकारिणी थी उसके अंदर गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी थी उसके काउंसिल के गठन में चेंजमेंट किया गया। बहुत सारे इसको 2 या 3 से भारतीय जो सदस्य थे उनके किए जाने की व्यवस्था की गई। और जो आपका सेंट्रल लेजिस्लेशन जो बनाया गया था तो इसमें भी बहुत सारे चेंजमेंट किए गए। अब इसे द्विसदनीय बना दिया गया था, विधानसभा और राज्य परिषद। विधानसभा में 143 मेंबर होते थे, राज्यसभा में 60 रखे गए, ठीक है। कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स की भी व्यवस्था की गई।
विधानसभा का जो टाइम पीरियड था वो 5 साल का था। राज्यसभा का जो टाइम पीरियड था, राज्य परिषद का यानी कि स्टेट काउंसिल का जो टाइम पीरियड था वो था आपका 3 साल का। ये एक महत्वपूर्ण चेंजमेंट किया गया जिसमें इनडायरेक्टली क्या है, चुनाव प्रणाली को स्थान पर डायरेक्ट चुनाव प्रणाली को यहाँ पे लाया गया। ठीक है, विधानमंडल की शक्तियों का क्वेश्चन था, तो वित्त संबंधी मामलों को छोड़ के क्या है, दोनों सदनों को समान पावर्स दी गई। भाई जो फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल जो आपकी पावर्स है, फाइनेंशियल केसेस से रिलेटेड जो पावर्स हैं उनको छोड़ के क्या है, दोनों जो सदन थे, विधानसभा और आपका स्टेट काउंसिल, दोनों को इक्वल पावर्स दी गई। ठीक है, विधानमंडल को भारतीयों के लिए उन सभी सब्जेक्ट मैटर्स पर लॉ बनाने का राइट था जो सेंट्रल, जो आपकी यूनियन लिस्ट है ना, केंद्रीय सूची, उसके अंदर थे। प्रांतीय सूची में वर्णित विषयों पर भी कानून बना सकती थी। ठीक है, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित जो कानून थे उससे इरिलेवेंट नहीं हो सकते थे, सिर्फ इतनी सी बात है। प्रांतीय सरकार से संबंधित प्रोविजन, तो प्रांतों का समान स्त्रीकरण किया गया। 3 प्रकार के प्रांत थे, गवर्नर के प्रांत, मुख्य आयुक्त के प्रांत और लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रांत। ठीक है, दोहरे शासन की स्थापना, तो अधिनियम की ये जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि दोहरे शासन की स्थापना मानी जाती है। 2 भागों में डिवाइड कर दिया इसको, एक तो आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और एक आपका रिजर्व सब्जेक्ट। ठीक है, प्रांतीय विधानमंडल की जब बात करते हैं तो इसको भी इसी सदन में रखते हैं। प्रांतीय विधान परिषद के गठन में संशोधन कर मद्रास में 127, बंबई में 111, बंगाल में 139, याद भी नहीं रहेंगे, सिर्फ इतना ही कर लेना कि प्रांतीय विधान परिषदों में गठन करके संशोधन करके सदस्य रखे गए। बंबई, मद्रास और बंगाल में जो सदस्य रखे गए, 70% सदस्यों को निर्वाचित सदस्य होना आवश्यक था, 20% से अधिक नहीं हो सकता था। ठीक है, और जो नॉमिनेटेड पर्सन थे उनका रेशियो था 10 का था। विधान परिषदों का कार्यकाल 3 वर्ष निर्धारित किया गया। गवर्नर जनरल पहले ही भंग किया जा चुका था। ठीक है, फिर ये इसके अंदर विधानमंडल को कानून बनाने की बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई। अदर प्रोविजन, तो अदर प्रोविजन में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ने लगी। ठीक है, भारत में प्रशासनिक सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए विशेष प्रोविजन किए गए। सचिव जो था उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से हटाने के सदस्यों को वापस सेवा में ले सकता था। गवर्नर की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी ऑर्डर पारित नहीं किया जा सकता था जो मेंबर्स के इंटरेस्ट पर प्रभाव डालता हो। प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई जिसके मेंबर जो 5 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, फिर वैल्यूएशन निकल के आया, तो वैल्यूएशन ये सारे यही थे। दोहरा जो शासन था उसकी व्यवस्था आई, लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई, गवर्नर को प्रांत बना दिया। ठीक है, भारत को उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने का सार्थक प्रयास किया गया। ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब विशेषताएं हैं तो कुछ दोष भी आएंगे। तो सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की जो जड़ थी वो गहरी थी। केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं बनाया गया। संविधान का स्वरूप एकात्मक ही बना रहा। गवर्नर जनरल अत्यंत शक्तिशाली हो गया और प्रांत में दोहरे शासन की व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं हो जाएगा?